फ्रेंड्स, मैं ऋषभ आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं मंगल कामना करता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आए और आप भी अपनी जो ये साल ही साल नहीं बदला, आपको अपनी पुरानी आदतों को, गंदी आदतों को निकाल कर नई आदतों को सीखना है, अच्छी आदतों को सीखना है। और मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस यूनिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट भी एक्चुअली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला देता है और माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी एक ऐसी ही डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, इसी एक्सपेरिमेंट की सहायता से अगर हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर पर जो लाइट इंसिडेंट करते हैं वो लाइट मोनोक्रोमेटिक ना होकर एक सिंपल वाइट लाइट हो, तो हम कोई भी दो जो विब्योर के 7 पार्ट होते हैं उनमें से किसी भी 2 पार्ट के बीच वेवलेंथ का डिफरेंस भी कैलकुलेट करते हैं इसी एक्सपेरिमेंट की सहायता से। और तीसरा, किसी भी जैसे ग्लास प्लेट के लिए, माइका के लिए, इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेजर कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, इसके लिए हमको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय देना है। मैंने क्योंकि इसका थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको बोर्ड पर आपके सामने पहले से ही लिखा हुआ है। तो हम इसका सबसे पहले वर्किंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये सब डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस फिगर से ये समझेंगे कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। और फिर हम इससे जो इसकी एप्लीकेशन है वेवलेंथ मेजर करने में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये एक उपकरण है जिसको हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। कंस्ट्रक्शन, टू हाईली पॉलिश्ड मिरर मींस ये जो M1 और M2 को हमने मिरर मान लिया। टू हाईली पॉलिश्ड मिरर M1 एंड M2 बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड AB आर टू प्लेन ग्लास प्लेट एट 45 डिग्री। मिरर M1 और मिरर M2 दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और M1 A और B दोनों प्लेन ग्लास प्लेट हैं। जो मिरर M1 और M2 है, इसका फ्रंट पार्ट हमने सिल्वर मेटल से पॉलिश्ड कर लिया, हाईली पॉलिश्ड। ओके, और इसमें M1 और M2 में 3 स्क्रू लगे हुए हैं जो इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम मिरर को थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज करके फिक्स और इसको घुमा सकते हैं। और मिरर M1 को हम इस पर हमने स्क्रू लगाया हुआ है जिसको हम उसकी पोजीशन को अपवर्ड और डाउनवर्ड भी मोशन करा सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि द फ्रंट सरफेस ऑफ मिरर पॉलिश्ड बाय सिल्वर, ये मैंने आपको बता दिया है। तीसरा, 3 टिल्ट स्क्रू टू एडजस्ट द मिरर, ये 3 टिल्ट स्क्रू हैं, 1, 2 और 3, ये किसी मिरर को एडजस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने इस थ्योरी को थियोरेटिकल फॉर्म में ना लिखकर पॉइंट्स के रूप में लिख लिया, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप इसको पॉइंट टू पॉइंट समझ सकते हो और इसी तरीके से आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, M1 इज माउंटेड ऑन द कैरिएज मींस इसमें हमने, आप जैसे समझ सकते हो, एक पेंच के ऊपर हमने इसको फिक्स कर लिया है। जैसे हम स्क्रू को यहाँ से घुमाते हैं तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिरर M1 मूव कर सकता है। M1 is mounted on carriage to upward and downward motion। ये डाउनवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए ये फ्री है। ये मिरर M1 ऊपर नीचे गति कर सकता है, जिसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न जब हमें प्राप्त करना होता है तो हम उसमें पाथ डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है और पाथ डिफरेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्लास प्लेट A ऑल्सो पार्शियली सिल्वर्ड, ये जो 2 ग्लास प्लेट हैं A और B, इसमें से ग्लास प्लेट A भी पार्शियली सिल्वर्ड है, तो इसका ये पार्ट भी पार्शियली सिल्वर्ड है। अब ये हमने बताया कि किस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट बना है। इसके अंदर ये आईपीस या इसको आप टेलीस्कोप भी बोल सकते हो, जिसकी सहायता से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को मेजर करते हैं। ये वर्किंग कैसे होती है इसकी, ये कैसे काम करता है, उसमें सबसे पहले व्हेन लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ऐसे एक सोर्स मान लिया हमने, वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। और जब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो हम उसमें ये भी यूज करेंगे कि अगर हम व्हाइट लाइट यहाँ यूज करते हैं तो वो जो व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं जो इंद्रधनुष में जो मिलते हैं विबग्योर, उनमें अगर किन्हीं 2 पार्ट की वेवलेंथ का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट सोर्स यूज भी कर सकते हैं।
सो लाइट फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्लेट ए। सबसे पहले लाइट इस लेंस की सहायता से, इस लेंस से पास होकर ग्लास प्लेट ए के ऊपर इंसिडेंट होती है। आफ्टर दैट 1 और 2, हमने ये जो दो पार्ट है रे के, इसको हमने 1 और 2 में डिवाइड कर लिया है। 1 वो रे है जो ए से रिफ्लेक्ट होकर मिरर M1 की तरफ जाती है, और दूसरा पार्ट ये है कि जो रिफ्लेक्ट होकर, जो इससे ट्रांसमिट होकर, इससे पास होकर मिरर, ये ग्लास प्लेट ए से पास होकर और इसके पैरेलल जाती है। सो 1 रिफ्लेक्टेड टुवर्ड M1, 1 रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द M1, M1 ये मिरर है, ओके। और 2 ट्रांसमिटेड M2, जो रे 2 है वो ट्रांसमिट हो जाती है M2 की तरफ। सो आफ्टर दैट, आफ्टर रिफ्लेक्शन बोथ रिटर्न टू ए। दोनों वेव, दोनों रेज जब यहाँ से मिरर M1 से और यहाँ मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो आपस, ये बाद में आकर आपस में पुनः ए पर मिल जाती हैं। अब चूंकि हमने अपना टेलीस्कोप और हम अपना आईपीस जो है हमने वो इस बिंदु पर रखा हुआ है, तो इस बिंदु पर आने वाली दो वेव अगर हम यहां मान लेते हैं, यहां मिलती हैं। सो अगर यहां से कोई दो वेव, हम इसका इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं, तो इस बिंदु पर हमको दो वेव चाहिए। तो जैसे ही एट ए, बिंदु ए पर 1 ट्रांसमिटेड टुवर्ड आई, जो रे 1 है ये यहां पहुंचने के बाद यहां से ट्रांसमिट होकर और इस साइड में पैरेलल चली जाती है। रे 1 ट्रांसमिटेड टुवर्ड आईपीस, आईपीस हमारा टेलीस्कोप है, या हम जिसमें पैटर्न को मेजर करते हैं वो एक उपकरण है। सो 2 रिफ्लेक्टेड टुवर्ड आई, और जो रे 2 है वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। क्योंकि अगर आप इस बिंदु पर रहकर बात करते हो, तो जब रे यहां से पास होकर मिरर M1 पर और वापस बिंदु ए पर ओ पर आती है, तो वो 2 बार इस प्लेन ग्लास प्लेट से पास हो चुकी होती है। और जबकि अगर हमने ये मान लें, क्योंकि ये जो बी है, ये बी लगाने की इंपॉर्टेंस यहाँ ये है, बी मींस ग्लास प्लेट, ये इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों बीम के बीच, दोनों रे के बीच पाथ डिफरेंस 0 हो। जो ये जो रे 1 है ये यहाँ से मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस पुनः बिंदु O पर आती है, तो ये 2 बार ग्लास प्लेट से पास हो चुकी होती है, और इसीलिए इसमें भी एक्स्ट्रा पाथ हम प्लेन ग्लास प्लेट बी लगाकर एक इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और जिससे इनका पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। तो बिंदु O पर दोनों रे 1 और रे 2 के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमको प्राप्त होती है। तो इसीलिए बी इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ 2, हम दूसरी रे के बीच में एक बी ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। अब यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलता है वो किस तरह का पैटर्न होता है, उसको महसूस करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, इसकी सहायता से उसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मिरर M1 है और M2 की एक इमेज यहां पर बनती है। क्योंकि मिरर M2 को हम इन स्क्रू की सहायता से, इन टिल्ट स्क्रू की सहायता से उसको घुमा सकते हैं। तो अगर मैं इसको इधर उधर करता हूं तो इसका एंगल चेंज हो जाता है, और ये इमेज जो इसकी मिरर M2 की इमेज है M2 डैश, ये इस बिंदु पर बनी हुई है। मिरर M1 और M2 अगर पैरेलल हैं तो, और मैं अगर इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं तो ये भी थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है एक एंगल से, तो इनके पैटर्न में चेंज आता है। तो वो समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं, सपोज करो M1 और M2 डैश, M1 ये मिरर और M2 डैश ये मिरर, ये एक इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि ये इसकी इमेज है, इसलिए हम इसको महसूस करते हैं, और इस मिरर को हम इसकी पोजीशन को अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मिरर M1 और ये मिरर M2 डैश है, और अब एक हम, ये रियल सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का रियल सोर्स है, और एक हम वर्चुअल सोर्स मान लेते हैं S डैश। अगर S डैश से कोई रे, सपोज करो यहाँ पर हमने एक सोर्स मान लिया इस बिंदु A पर, तो S डैश से अगर कोई रे पास होती है, रे इंसिडेंट होती है M2 डैश पर, सबसे पहले M2 डैश पर होगी, क्योंकि ये मिरर है तो इसलिए पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो मिरर M2 पर पहुंचने के बाद पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ये आईपीस की तरफ चला गया। दूसरा M1 से पास हुआ, M1 से टकराया तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गया। तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये जो बीम है, ये जो रे है,
ये किसी बिंदु यहाँ से आ रही होंगी, यहाँ से। तो ये वर्चुअल सोर्स दो हुए S1 और S2। अब अगर मैं इन दोनों रे के बीच में, यहां से आने वाली दो रे के बीच में अगर पाथ डिफरेंस देखना चाहता हूं, तो पाथ डिफरेंस देखने के लिए मैं कह सकता हूं कि जो वर्चुअल सोर्स, एक रे स्टार्ट होती है यहां से और एक रे स्टार्ट होती है यहां से, तो इनके बीच में मैं एक्स्ट्रा पाथ देखना चाहता हूं, तो वो एक्स्ट्रा पाथ ये एक्स्ट्रा पाथ होगा। मैं इसको बोलता हूं P और इसका बोलता हूं N। तो Pn इज एक्स्ट्रा पाथ। जो माना ये एंगल थीटा हो, थीटा डिग्री, तो इन दोनों के बीच का गैप d, वो हमने ऐसा कंसीडर किया था, इन दोनों के बीच का गैप d है और इन दोनों के बीच का गैप 2d है। तो अगर ये 2d गैप है तो मींस ये गैप भी 2d है और ये एंगल थीटा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन मैं सब यहां पे कर लेता हूं। तो cos थीटा, जो कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस ओवर 2d मीन्स पाथ डिफरेंस, आप इसको पहले यहां तक नोट कीजिए, मैं इसको फिर यहां से करता हूं ऊपर से एक सीक्वेंस में, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने ये देखा कि अगर इन दोनों रे के बीच में अगर मैं पाथ डिफरेंस देखना चाहता हूं, तो पाथ डिफरेंस देखने के लिए मुझे इनके बीच का ये एक्स्ट्रा पाथ जो है, एडिशनल पाथ, ये वो पाथ है, मींस इसको मैं कह देता हूं t और इसको कह देता हूं अगर n, तो जो एक्स्ट्रा पाथ है वो है tn। और चूंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी से cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। सो tn अपॉन और हाइपोटेनियस होगा 2d। सो tn इज इक्वल टू 2d cos थीटा, यही है वो पाथ डिफरेंस। अब हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर के इंटरफेरेंस के सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें पता था कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटेंसिटी द पाथ डिफरेंस शुड बी डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डेल्टा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटेंसिटी। इसको आप बोल सकते हो ब्राइट फ्रिंज के लिए और इसको बोल सकते हो डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर डार्क फ्रिंज, और ये होगा हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए। सो अगर मैं इस पाथ डिफरेंस को मींस 2d cos थीटा को 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा रख देता हूं, तो ये कंडीशन भी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से भी पाथ डिफरेंस ये निकाल पाए। अब आप जरा देखिए कि अगर मैं यहां पर d इज इक्वल टू 0 रख देता हूं, d मीन्स दो मिरर के बीच का गैप, m1 और m2 के बीच का गैप, अगर ये डिस्टेंस d इसको मैं 0 रख देता हूं, मीन्स ये दोनों मिरर आपस में मर्ज कर जाएं, तो मर्ज करने से d इज इक्वल टू 0 और आप यहां 0 रख लीजिए। सो 2 इंटू 0 इंटू कोस, तो फिर आप कोई भी एंगल कोई भी वेवलेंथ यूज कर लीजिए, आपको पाथ डिफरेंस और इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो दूसरा आप ये देख सकते हो कि हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब उसकी जो लाइट यूज करते हैं उसकी वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से। तो उसका तरीका ये है कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0, 2d cos 0 is equal to n lambda, so cos 0 is equal to 1, so 2d is equal to n lambda और lambda is equal to 2d over n।
ये एक फेमस फॉर्मूला है और इसकी सहायता से जो हमने लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, देखिए अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने का ये भी एक अच्छा तरीका है कि जब आप कोई किसी एक्सपेरिमेंट की फिगर बनाते हो तो उस फिगर को बनाते समय जो हमने उसमें उपकरण यूज किए हैं, जो उसमें लगे हुए एपरेटस, अपर्चर, लेंस, मिरर, ये सब लिखे हुए हैं, वो बने हुए हैं, उनको आप उनका नाम लिख दोगे तो उसमें जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी थ्योरी को चेक नहीं करते। और ये एक धारणा है कि अगर आपने फिगर अच्छा बनाया और आपको सब कुछ पता है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको आप लिख दीजिए जैसे मिरर, ओके। इसको हम लिख सकते हैं प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट। इसको आप लिख सकते हो मिरर 2। इसको लिख सकते हो आप लेंस। इसको लिख सकते हो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इसको लिख सकते हो आप टेलीस्कोप, या इसको आप आईपीस भी कह सकते हो। आईपीस मींस जिस उपकरण की सहायता से हमारी आंखें देखती हैं, या जब उपकरण किसी चीज को देखता है तो वो भी उसकी आंखें होती हैं, तो इसको आप टेलीस्कोप भी कह सकते हो, इसको आप आईपीस भी कह सकते हो। सो अपने इस एपरेटस को, एक्सपेरिमेंट को, अब इस फिगर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आप शॉर्टकट में इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। तो आप जरा इसको और नोट कीजिए, मतलब क्लियर करके पूरा आपको, मतलब आज मैं आपको बता दूं कि अगर मिरर M1 और M2 दोनों पैरेलल मिरर हैं, तो जब इसमें, क्योंकि हम इसकी पोजीशन को ये 3 स्क्रू की सहायता से इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं, तो ये जो इसकी इमेज है ये भी थोड़ा सा कुछ इंक्लाइन हो जाती है, मतलब ये इस तरीके से भी हो सकती है, ये थोड़ा थोड़ा इधर भी हो सकती है, या इस तरीके से भी इंक्लाइन हो सकती है। तो M2 की पोजीशन चेंज होने से मीन्स आप मान लीजिए कि ये M1 है और ये M2 है, तो अगर M1 और M2 इसमें इस तरह का कुछ एंगल, ये इस तरह से इंक्लाइंड हो, तो इसके फ्रिंज पैटर्न किस तरीके का प्राप्त होगा। तो उसमें आप या तो इतना समझ सकते हैं, ये हमारा आईपीस है जहां से हम इसको देख रहे हैं। तो क्योंकि जब लाइट बीम जाती है तो पहले वो इंसिडेंट होती है M2 पार्ट पर, फिर उसके बाद इस पर। तो जो लाइट बीम है जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, यहाँ से सुपरपोज होकर इंटरफेरेंस पैटर्न देती है, तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो जिस तरफ की, क्योंकि इसमें एक थिन फिल्म इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो होती है वेज शेप, ये वेज शेप थिन फिल्म। और जब मैं ये पहले पढ़ा था कि वेज शेप थिन फिल्म होने पर जो पाथ डिफरेंस होता है, क्योंकि जो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर भी जो हमारी थिन फिल्म है वो इस तरीके से कर्व फॉर्म में होती है, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस उसमें यूज करते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स होने की वजह से जो हमारी फ्रिंज पैटर्न है, जो हमारी फ्रिंजेस हैं, वो कर्वली शेप को लेना शुरू कर देती है। तो जिस तरफ जब हम इस मैक्सिमम थिकनेस वाले पार्ट से जीरो थिकनेस की तरफ जाते हैं तो हमारी फ्रिंज कर्वी होनी स्टार्ट हो जाती है, कॉन्वेक्स बिहेवियर शो करना शुरू कर देती है। चूंकि इसमें दोनों तरफ बराबर इंक्लिनेशन है, सो इसमें दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होती है। तो ये कंडीशन है स्ट्रेट लाइन, माइकलसन इंटरफेरोमीटर से स्ट्रेट लाइन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ इंक्लिनेशन बराबर हो। और इस, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि जिस तरफ हमारी थिकनेस कम होती जाएगी उस तरफ फ्रिंज पैटर्न और कन्वेक्स होता चला जाएगा। इस तरफ क्योंकि यहाँ पर M1 M2 के बीच में थिकनेस इधर की ओर कम हो रही है, तो हमारा कन्वेक्स पैटर्न इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये M1 और M2 डैश की पोजीशन की वजह से हम फ्रिंज पैटर्न को समझ सकते हैं। और आगे समझते हैं एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। 2 तरह की एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस एक्सपेरिमेंट की, इस उपकरण की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो इसकी एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं हम टू डिटरमाइन द wavelength of light using in this experiment। आप लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो, लैंग्वेज मैटर करती है वैसे। दूसरा, इसका ही एप्लीकेशन की सहायता से
अगर हम यहाँ लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लेकर कोई व्हाइट लाइट लेते हैं तो व्हाइट लाइट में जो दो पार्ट होते हैं, सपोज करो VIV, इनमें से किन्हीं भी दो पार्ट के लिए, मान लो ब्लू लाइट और येलो लाइट, इनकी वेवलेंथ मान लो इसकी वेवलेंथ होगी m1, इसकी वेवलेंथ हो λ2, तो λ1 और λ2 के बीच कितना डिफरेंस होगा वो हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं देखिए जरा। टू डिटरमाइन between two wavelength of white light, और एक और इसका यूज है जो हम अनुप्रयोग कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, मान लो ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो आप, या किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो वो भी आप इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो हमने भी पीछे किया है। क्या हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब चूंकि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके लिए होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और जब ये पुट करते हैं तो 2d इज इक्वल टू n लैम्डा और d इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 2d ओवर n। यहां से आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हो। सपोज करो हमें दिया हुआ है कि इन दोनों मिरर के बीच का गैप अगर हमको दे दिया d इज इक्वल टू 0.44 मिलीमीटर, ओके, और ये दिया हुआ है n फॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच आर, क्योंकि इसमें जो जैसे न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें भी हमको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती थी। बस देखो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये डिफरेंस है कि उसके अंदर जो हम न्यूटन रिंग में देख रहे थे वो हमको इंटरफेरेंस रिंग प्राप्त होती थी, मगर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमको किसी भी तरह का पैटर्न मिल सकता है। वो हमको इस शेप का भी मिल सकता है, सर्कुलर भी मिल सकता है, इस शेप का भी मिल सकता है, अल्टरनेट हमको पैटर्न मिल सकता है। सो न्यूटन रिंग में केवल रिंग प्राप्त करते थे हम, और इस माइकलसन से हम किसी भी शेप की रिंग, किसी भी शेप का इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सो ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। तो अगर हमको d की वैल्यू दे दी और n की वैल्यू दे दी कि प्रिंसिपल से आप 500 रिंग शिफ्ट करके इस बिंदु पर पहुंचे हो, तो मींस n फॉर कि कितनी फ्रिंजेस हैं, मान लिया 500 फ्रिंजेस आपको दे दी, तो आप यहां से उस लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो 2 × d ओवर n। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि डिफरेंस इन टू वेवलेंथ कितना होगा, तो डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सपोज करो क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिरर M1 है वो एडजस्टेबल है, हम उसको इस कैरियर स्क्रू की सहायता से घुमाकर इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अपवर्ड मोशन भी और डाउनवर्ड मोशन भी। तो अगर हम स्क्रू की सहायता से इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और हमने एक पोजीशन ऐसी बना ली कि वहां पर पाथ डिफरेंस 0 होने से सेंट्रल डार्क फ्रिंज मिलती है, और हमने यूज की यहाँ पर व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट यूज करने की वजह से सेंट्रल डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी, और जैसे जैसे आप थोड़ा मूव करते जाओगे तो कलर्ड फ्रिंज डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए हमको मिलती है। तो अगर हमने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज प्राप्त कर ली, और अगर इसके पार्ट मतलब एक वेवलेंथ के लिए हमने निकाल लिया पाथ डिफरेंस 2d इज इक्वल टू n1 और λ1, ओके, n λ1 या n1 λ1, और दूसरे किसी लाइट की जिसकी वेवलेंथ जैसे आपने ब्लू के लिए कर लिया पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n1 λ1, और आप येलो के लिए कर लिया आपने n2 2d इज इक्वल टू n2 λ2, ओके। तो और आप कह रहे हो कि कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस हैं, मींस n2 इज इक्वल टू n1 + 1, मींस पहले कलर के लिए आपको पहली फ्रिंज मिल गई और दूसरे कलर के लिए उससे अगली वाली फ्रिंज मिल गई। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं तो n1 × λ1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n1 + 1, तो n1 + 1 × λ2। सो n1 λ1 minus n1 λ2 is equal to λ2. So n1
λ1 minus λ2 is equal to λ2. So n1 is equal to λ2 over λ1 minus λ2 आ गया। ओके, और इस वैल्यू को आप यहां पुट कर सकते हो। तो 2d इज इक्वल टू, देखो आप इसको यहां रख लीजिए। ओके, पुट, अगर इस वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, 2d इज इक्वल टू n1 वैल्यू होगा λ2, λ1 ऑलरेडी मौजूद है, तो λ1 माइनस λ2। सो λ1 माइनस λ2, दो पार्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये कहा था कि इसका दूसरा एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ्स। λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू λ1 λ2 ओवर 2d। और अगर कंसेक्यूटिव दो कलर है तो λ1 λ2 आप बराबर भी मान सकते हो, तो लैम्डा स्क्वायर ओवर 2d, इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। सो ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में बात कर रहे थे। ये इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, और ये बस समझने वाली बात इसके अंदर यही है कि इस एपरेटस को, इस एक्सपेरिमेंट को हम जो हमने लाइट यूज की है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। यही इसकी बेसिक एप्लीकेशन है, और ये एक इंटरफेरोमीटर है जो इंटरफेरेंस पर बेस है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे फेबरी-पेरोट इंटरफेरोमीटर। इस यूनिट के अंदर मेरे ख्याल से लगभग इतना ही कंटेंट है। सो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।